अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके हमारे चैनल इंटेलिजेंट मफिन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपनी 10वीं जमात की बुक नवाए उर्दू के चैप्टर नज़म के मुतालिक। ठीक है, नज़म का नाम क्या है? हकीकत हुस्न। ठीक है, हकीकत हुस्न, और ये लिखी गई है अल्लामा इकबाल के द्वारा। ठीक है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं इसके राइटर हैं, और नज़म का नाम है हकीकत हुस्न। ठीक है, इंटेलिजेंट मफिन। ठीक है, मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए थे? 1877 में पैदा हुए थे, और 1938 में क्या इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है, 1877 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1938 में इनकी वफ़ात हो गई थी। ठीक है, ये है इनका दौर रहा है इसके बीच में। इकबाल कहाँ पर पैदा हुए थे? सियालकोट में पैदा हुए थे। शमसुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से फ़ारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम हासिल की। ठीक है, क्या नाम है इनके उस्ताद का? शमसुल उलमा। शमसुल मतलब होता है सूरज। ठीक है, उलमाओं की सूरज, यानी बहुत ज़्यादा लक़ब दिया गया है इनको। ठीक है, शमसुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से फ़ारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम हासिल की थी। ठीक है, किसने? अल्लामा इकबाल ने। किससे? शमसुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से, ये इनके उस्ताद हैं। सियालकोटी में एक अंग्रेज़ी स्कूल से एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया था। कहाँ पर? सियालकोट में। ठीक है, स्कॉच मिशन स्कूल से FA किया था इन्होंने। ठीक है, और लाहौर में आला तालीम पाई थी। आला तालीम के लिए क्या है? आगे पढ़ने के लिए लाहौर गए थे। इब्तदाई तालीम के ज़माने ही में शेर कहने लगे थे ये अल्लामा इकबाल। इस वक्त हिंदुस्तान में दाग की शायरी का डंका बज रहा था। ठीक है, जो दाग दहलवी हैं उनकी शायरी बहुत ज़्यादा मशहूर थी, वो उस टाइम क्या बहुत ज़्यादा चल रहे थे। इब्तिदा में इकबाल ने ख़त व किताबत के ज़रिए उनसे इस्लाह की। ख़त व किताबत मतलब क्या है? पहले तो क्या डाक वगैरह चला करते थे, तो उसके ज़रिए से क्या इस्लाह ली, यानी उन्होंने अपना कलाम लिख लिख कर भेजा, और उनसे क्या अपने उस्ताद से क्या है गलती पूछी कि क्या क्या गलती है मेरे इस कलाम में। ठीक है, लाहौर में तालीम के दौरान प्रोफेसर क्या है आर्नोल्ड से फ़लसफ़े की तालीम हासिल की थी। ठीक है, लाहौर में तालीम के दौरान, ठीक है, वहाँ पर क्या है प्रोफेसर आर्नोल्ड थे, उनसे क्या है तालीम हासिल की थी। किसने? अल्लामा इकबाल ने। जब प्रोफेसर आर्नोल्ड इंग्लैंड चले गए तो उनकी इस्तराहत पर इकबाल ने 1905 में यूरोप का सफ़र किया था। पूछा जा सकता है कि अल्लामा इकबाल ने यूरोप का सफ़र कहाँ, कब और क्यों किया था? तो हम कहेंगे कि उन्होंने सफ़र किया था 1905 में। क्यों किया था? ताकि वो क्या है फ़लसफ़े की इस्लाह, फ़लसफ़े की तालीम हासिल करने के लिए। पहला तो फ़लसफ़े की तालीम हासिल करने की वजह से, दूसरा क्या है प्रोफेसर आर्नोल्ड के इसरार पर। ठीक है, इन्होंने क्या है तलब किया था कि तुम यहीं आ जाओ, यहीं सिखा देंगे तुम्हें। ठीक है, वहाँ फ़लसफ़े में मज़ीद महारत पैदा की थी। कहाँ पर? यूरोप में, और फ़ारसी अदब का मुताला भी जारी रखा था अपना। इसके बाद लंदन वापस आकर बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया था। बैरिस्ट्री मतलब लॉयर वगैरह। ठीक है, 1908 में हिंदुस्तान वापस आया, सरशस्ताए तालीम से वाबस्ता हो गए, यानी आगे अपनी तालीम जो होती है इनकी वो करने लगे। इसके बाद बैरिस्ट्री शुरू कर दी, यानी वकालत। इकबाल की आलमगीर मकबूलियत और इल्मी मर्तबे से मुतासिर होकर हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब किया। ठीक है, आलमगीर मकबूलियत, आलमगीर मतलब कहते हैं पूरी जहाँ में इतने ज़्यादा मकबूल हो गए थे अल्लामा इकबाल, और इल्मी तर्ज में मर्तबे, और इनका इल्म इतना ज़्यादा मशहूर हो चुका था, इनका मर्तबा, इनका दर्जा, स्टेटस इतना ज़्यादा ऊँचा हो चुका था। तो इसकी वजह से क्या किया था बरतानिया की जो हुकूमत है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उनको सर का खिताब दिया था, उनको लक़ब दिया था ये। ठीक है, इसके अलावा भी उन्हें मुख्तलिफ एज़ाज़ात से पेश किया गया था, मतलब और भी क्या है गिफ्ट और भी इनामात वगैरह दिए गए थे। अल्लामा इकबाल ने एक तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल किया। अलालत मतलब बीमारी, यानी एक लंबे अरसे तक वो बीमार रहे थे, उसके बाद क्या लाहौर में क्या उनका इंतकाल हो गया था। अल्लामा इकबाल की निगार शात में अंग्रेज़ी, उर्दू और फ़ारसी नस्र व नज़्म का कसीर सरमाया शामिल है। ठीक है, यानी जो उन्होंने क्या है नज़में वगैरह लिखी हैं उसके अंदर, ठीक है, अंग्रेज़ी, उर्दू और फ़ारसी नस्र व नज़्म का कसीर सरमाया शामिल है। उर्दू में उनके शेरी मजमूए पूछा जा सकता है कि उर्दू में उनके शेर मजमूए कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं? बांगे दरा, वारिज जिब्राइल, ज़रब करीम। ठीक है, ये उर्दू के मजमूए हैं। ठीक है, अरमग़ान हिजाज़ उनके उर्दू और फ़ारसी कलाम का मुश्तरक मजमुआ है। एक नंबर ये दो क्वेश्चन है क्या ऑब्जेक्टिव, या फिर एक नंबर ये दो क्वेश्चन के दो नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें पूछ लेंगे कि जो अरमग़ान हिजाज़ है, ठीक है, वो कौन सा मजमुआ है, किसका मजमुआ है? तो अल्लामा इकबाल का है, और कैसा है? उर्दू और फ़ारसी दोनों का मजमुआ है। और अगर पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ उर्दू के क्या है वो मजमुए लिखें, तो हम कहेंगे कि बांगे दरा, वालिद जिब्राइल, ज़रब करीम सिर्फ और सिर्फ क्या उर्दू के मजमुए हैं, और अरमग़ान हिजाज़ है इसके अंदर उर्दू और फ़ारसी दोनों का मिक्स है। ठीक है, यानी मुश्तरक मतलब दोनों ही चीज़ पाई जाती हैं। फ़ारसी में इकबाल के कई मजमुए हैं। ठीक है, फ़ारसी में तो उन्होंने क्या बहुत सारे मजमुए लिखे हैं, लेकिन उर्दू में यहाँ पर 3 दिए गए। इकबाल ने शायरी को पैगाम का ज़रिया बनाया था, यानी इसके ज़रिए से क्या लोगों को पैगाम दिया था, दीन की तरफ दावत दी थी। उनके फ़िक्र में हरकत और अमल का फ़लसफ़ा कार फरमाया। हरकत दिख रही है कि उनकी फ़िक्र कैसी हरकत करें, यानी वो चाहते हैं कि जो चीज़ वो चाह रहे हैं वो हो जाए। इकबाल के अफ़कार में फ़लसफ़ा खुद को एक ख़ास हैसियत मिलती है, यानी फ़लसफ़ा
فلسفہ کو خاص حیثیت ملتی ہے۔ اقبال کی مذہبی فکر بھی ان کی شاعری کا اہم جز ہے، یعنی جو مذہبی فکر ہے ان کی شاعری کا اہم جز ہے۔ مغرب کی ذہنی غلامی سے آزادی کے خیالات ان کے یہاں نمایاں ہیں۔ مغرب کی ذہنی غلامی سے جو غلام تھے وہاں سے کیا ہے ذہنی آزادی کے خیالات کیا ہے ان کے یہاں پر نمایاں ہیں، یعنی وہ چاہتے تھے۔ اب ان کی نظم ہے حقیقت حسن۔ حقیقت حسن کیا ہے، کس نے لکھی ہے؟ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم کیا کریں گے، اس کا خلاصہ پڑھیں گے، پھر کیا ہے اپنا مصر ایک مصرع پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے، ایک مصرع پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم خلاصہ جان لیتے ہیں کہ اس نظم میں آخر ہے کیا۔ ٹھیک ہے، خلاصہ ہے اقبال کی نظم کیا مختصر ہے، پہلے ہی بتا دیا نظم کیسی ہے، مختصر ہے۔ کل 14 مصرے ہیں، اس کے اندر کتنے مصرے ہیں، کل 14 مصرے ہیں۔ ان مصروں میں اقبال نے بتایا ہے کہ دنیا کی ہر شے فانی ہے، شے مطلب چیز، یعنی دنیا کی ہر چیز فانی ہے، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت ہو۔ اقبال نے اس کی مثالیں بھی پیش کی ہیں، چاند، صبح کی ستارے، صبح شبنم، پھول، موسم بہار، شباب، سب نا پائیدار ہیں، یعنی سب کچھ کیا ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے سب کے سب کیا ختم ہونے والے۔ شباب مطلب کہتے ہیں جوانی کو۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں کچھ دیر کے لیے آتے ہیں، اپنی بہار دکھا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو، سب کو کیا فنا ہونا ہے۔ ان مثالوں سے اقبال نے ظاہر کیا کہ حسن کو بھی فنا ہونا ہے، خواہ وہ چاند میں ہو یا شبنم میں۔ ٹھیک ہے، حسن کو بھی کیا ہے فنا ہونا ہے، چاہے وہ چاند میں ہو یا پھر شبنم میں، موسم بہار ہو یا عہد جوانی، جوانی کا دور ہو، سب ناپائیدار ہیں اور فنا ہونے والے ہیں۔ فطرت کا یہی اصول ہے، فطرت یعنی زندگی کا، فطرت کس کو کہا ہے، زندگی کا یہی اصول ہے کہ زندگی میں لوگ آتے ہیں اور وہاں کی خوبصورتی سب کچھ کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب چل جاتی ہے۔ تو اس نظم میں یہ بتایا گیا ہے۔ تو اب ہم نے نظم کی طرف پہلے ہم الفاظ معنی پڑھتے ہیں، چلے مشکل الفاظ معنی پڑھ لی۔ زوال مطلب کیا ہوتا ہے، پستی، گراوٹ۔ ٹھیک ہے، ختم ہونا۔ تصویر خانہ، نگار خانہ، کیا پکچر گیلری۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، تصویر خانہ کہتے ہیں۔ شب دراز، لمبی رات، شب مطلب ہوتا ہے رات اور دراز مطلب لمبی۔ ٹھیک ہے، یعنی لمبی رات۔ تغیر، تبدیلی۔ اختر سحر، صبح کا ستارہ، سحر مطلب صبح، اختر مطلب ستارہ۔ ٹھیک ہے، صبح کا ستارہ۔ سوگوار مطلب ہوتا ہے اداس ہونا، غمگین ہونا، افسردہ ہونا۔ ٹھیک ہے، عدم مطلب نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، نمود، نشان، ظہور۔ نمود مطلب کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، ٹھیک ہے، نمودار ہو جانا، کھل جانا۔ ٹھیک ہے، ضمیع کے محرم، ضمیع کے رازدار۔ ٹھیک ہے، ضمیع کے محرم کس کو کہا گیا ہے، ضمیع کے رازدار کو کہا گیا ہے۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ خدا سے حسن یعنی اللہ تعالیٰ سے، خدا سے حسن نے کیا کہا، ایک روز مطلب ایک دن یہ سوال کیا کہ جہاں میں نے دنیا میں تو نے مجھے لازوال یعنی ہمیشہ رہنے والا کیوں نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، پہلا شعر ہے، ایک روز حسن نے خدا سے سوال کیا کہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا مگر لازوال نہیں بنایا، یعنی حسن میں کمی آئے گی، حسن برقرار نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، خدا نے جواب دیا کہ تصویر خانہ ہے دنیا، یعنی پکچر گیلری ہے، ایز اے پکچر گیلری ہے۔ شب دراز، عدم کا فسانہ ہے دنیا، ایک لمبی رات ہے۔ ٹھیک ہے، کا فسانہ ہے دنیا، عدم یعنی ختم ہونے والی ہے، اس کا فسانہ ہے دنیا۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے پکچر گیلری رہتی ہے تو کیا ہے جس طریقے سے کیا ہے وہ پکچر کیا ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ ہم کیا ڈیلیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، ایسی ہی کہ دنیا کیا ہے تصویر خانہ ہے اور اس کے اندر سے کیا چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کیا ڈیلیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، وہی ہستی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ ٹھیک ہے، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، یعنی جو بھی کیا ہے تغیر سے جو بھی ظاہر ہوا اس کے وہی ہنسی ہے، یعنی وہی خوبصورت ہے، اور حقیقت زوال ہے جس کی، یعنی جو بھی خوبصورت ہے اس کی کیا حقیقت زوال ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ زوال ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نیچے پڑھتے ہیں ایک منٹ۔ دوسرا شعر، خدا کی جانب سے جواب ہے کہ دنیا ایک تصویر خانہ ہے جس میں طرح طرح کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ تصویریں اصل شے کا کیا ہوتی ہیں، عکس ہوتی ہیں، اصل چیز کا کیا ہے عکس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، عکس مطلب سایہ یا پھر اس کا اپوزٹ نہیں، یو کین سے دیٹ کہ عکس مطلب اسی کا پرچھائی۔ یہ دنیا تو فنا کی لمبی رات کی کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر کیا وہی چیز کی ڈیلیٹ ہونے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا شعر، یہ دنیا تو تغیر کے رنگ سے ہی سامنے آتی ہے، یعنی دنیا کی اشیاء بدلتی رہتی ہیں، صبح کے بعد دوپہر، دوپہر کے بعد شام، پھر رات، لڑکپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، یہ تغیر یعنی تبدیلی کا رنگ ہے۔ اسے کہہ رہے ہیں یہ رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، یعنی دنیا کی جو رنگ تغیر سے جو نمود ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، وہی ایسی حقیقت زوال ہے جس کی، یعنی وہی خوبصورت بھی لگتا ہے، صبح، دوپہر، شام۔ ٹھیک ہے، جوانی، بڑھاپا، بچپن، ٹھیک ہے، یہ سارے کی چیزیں کیا ہے ختم ہونے والی ہے۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو کمر نے سنی، یعنی کہیں قریب تھا یعنی کوئی چیز تھی جو قریب تھی، پاس ہی میں تھی، اور یہ گفتگو جو ہو رہی تھی کس نے سنی، کمر مطلب چاند نے سنی۔ فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی،
फिर ये बात क्या है, फलक पर भी आम हो गई। फलक मतलब कहते हैं आसमान पर आम हो गई। और अख्तर सहर ने भी ये बात सुन ली, यानी सुबह को जो सितारा था उसने भी बात सुन ली। सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को। अब जो तारा था उसने किसको बताया, सहर को यानी सुबह को बताया। फिर सुबह ने क्या है, शबनम को बताई। फलक की बात बता दी ज़मीं के महरम को। किसने, अब शबनम क्या है, देखो शबनम क्या है, आसमान से गिरती है ज़मीन के ऊपर, तो वो फलक की यानी आसमान की बात बता दी ज़मीं के महरम को, यानी ज़मीं के महरम क्या है, फूलों को। फिर आए फूल के आंसू पयाम शबनम से। अब जो फूल है वो क्या रोने लगा शबनम की बात से, पयाम मतलब पैगाम से, ठीक है, पयाम मतलब होता है पैगाम से। कली का नन्हा सा दिल खून हो गया गम से। अब जो कली थी उसका छोटा सा दिल था, नहीं कली कितनी मासूम होती है, अब बताया गया कि उसका जो दिल था खून हो गया गम से, यानी गम के मारे क्या इसमें खून ही खून हो गया। चमन से रोता हुआ मौसम में बाहर गया। अब चमन यानी इस दुनिया से रोता हुआ, चमन किसको खा गया, दुनिया को खा गया है, कि यहाँ से क्या रोता हुआ मौसम में बाहर, यानी सावन को जो मौसम था वो गया। शबाब सैर को आया था सो गवार गया, यानी जवानी की सैर को आया था, जो खूबसूरती थी यहाँ पर दुनिया की उसकी सैर को आया था, लेकिन वो क्या उदास हो गया। नीचे पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। चांद करीबी मौजूद ये बातें सुन रहा था, उसने आसमान पर सबको बता दिया। सुबह के सितारे ने ये बात सुनी। अब 5वें शेर में सुबह के सितारे ने ये सुनकर सुबह को बताया और सुबह से शबनम तक ये बात पहुंचाई। इस तरह आसमान के बाद ज़मीन के महरम यानी शबनम तक पहुंच गई। शबनम को ज़मीन का महरम राजदार इसलिए कहा गया कि वो आसमान से ज़मीन पर आती है। देखो ज़मीन का महरम किसको कहा गया है, पूछा जा सकता है कि ज़मीन का महरम इस नज़म में किसको कहा गया है, तो राजदार किसको कहा गया है, शबनम को कहा गया है। क्यों, बिकॉज वो क्या है, आसमान से ज़मीन पर आती है, ठीक है। छठा शेर, शबनम ने आसमान पर होने वाली बातों को फूल को सुना दी। शबनम की बात सुनकर फूल की आंखों में आंसू आ गए और कली जो खिली नहीं तो इसका नन्हा सा दिल गम से खून हो गया, यानी उस पर अफसुर्दगी तारी हो गई। 7वां शेर है, फूल और कली की हालत देखकर मौसम में बाहर रोता हुआ रुखसत हुआ। शबाब बाग की सैर करने आया था, ठीक है, यानी बाग की जो खूबसूरती थी, चमन की जो खूबसूरती थी वो खुश होने के बजाय क्या सोगवार हो गया। इकबाल ने 7 अशआर में हुस्न से बात शुरू करके शबाब पर ख़त्म कर दिया और ये बता दिया कि हर शे बदलती और फना होती है। हकीकत हुस्न ये है कि वो भी दुनिया की देवर अशिया की तरह फना होने वाला है। हुस्न की खूबसूरती क्या है, ये है कि वो भी क्या दुनिया की दूसरी चीज़ों की तरह क्या फना होने वाला है। ये था नज़म का खुलासा। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट, मश्की सवाल जवाब है। उसने खुदा से क्या सवाल किया, अभी पढ़ के आ रहे हैं हम, क्या सवाल किया, खुदा से उसने एक रोज़ ये सवाल किया कि तूने दुनिया में मुझको लाजवाल किया। हुस्न खुदा से सवाल किया कि तूने मुझे लाजवाल क्यों नहीं किया, यानी हमेशा रहने वाला क्यों नहीं किया, यानी हुस्न हमेशा बरकरार रहता है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। सवाल नंबर 2 है, खुदा और हुस्न के दरमियान गुफ्तगू की खबर ज़मीन के वासियों को किस तरह पहुंची। जवाब है, खुदा और हुस्न के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पहले चांद ने सुनी, चांद ने आसमान पर सबको इत्तला दी। सुबह के सितारे ने बात सुबह को सुनकर बताई, सुबह से शबनम को मालूम हुई और शबनम ने ज़मीन के वासियों तक इस गुफ्तगू को पहुंचा दिया। सवाल नंबर 3 है, फूल कली मौसम बहार और शबाब को शायर ने सोगवार क्यों कहा। जवाब है, इसलिए कि सब हसीन होने के बावजूद फना होने वाले हैं, ठीक है। अपने सवाल की बात सुनकर सभी क्या सोगवार हो गए, नहीं गमजदा हो गए, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, नज़म के आखिरी शेर की तशरीह कीजिए। जवाब, मौसम बहार को जब ये मालूम है कि चांद सितारे शबनम शबाब को जवाल है, ठीक है, चांद सितारे शबनम शबाब को जवाल है, किसी का हुस्न बरकरार नहीं रहेगा, मौसम बहार के बाद खिजा है, ठीक है, इसलिए इसे रोना आया। शबाब बाग की सैर के लिए आया था, जब फूल कली चमन और मौसम बहार की हालत देखी तो वो भी क्या गमजदा हो गया कि एक रोज़ शबाब भी बदल जाएगा और जवानी भी अपने हुस्न के साथ क्या ख़त्म हो जाएगी, इसलिए क्या उसको रोना आ गया था। तो आखिरी शेर की तशरीह थी। अमली काम क्या दे रखा है, देखो इन्होंने अमली काम दे रखा है, कमर के मायने हैं चांद, सबको पता है कि कमर किसको कहते हैं, चांद को कहते हैं। उर्दू में चांद के लिए और भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए होते हैं, मसलन हिलाल चांद को कहते हैं, बद्र, ठीक है, चौधरी रात की चांद को कहते हैं, मैं, ठीक है, मैं और महताब, ये भी क्या चांद को कहते हैं। इस तरह सूरज के लिए भी जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो लिखें। सूरज के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं शम्स, महर, आफताब, खुर्शीद, सूर्य, यानी पूछा जा सकता है आपसे ये कि सूरज को और क्या क्या कहते हैं, शम्स कहते हैं, महर कहते हैं, आफताब कहते हैं, खुर्शीद कहते हैं, या फिर आ सकता है कि महर के मतलब रखो, आफताब का मीनिंग लिखो, खुर्शीद का, सूर्य का मीनिंग लिखो। तो आपको क्या है बताना होगा कि इन सब का मीनिंग ही क्या है, इन सब का मीनिंग है सूरज, ठीक, सन। तो ये था आज के लिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें।